नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में अप्रैल महीने के कुछ करंट अफेयर्स के वीडियो बनाए थे, जो कि बहुत छोटा वीडियो था। आज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मैं आपको ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताऊंगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस गैसेस होते क्या हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है कि कोई भी गैस जब किसी भी ग्रह जैसे हमारा पृथ्वी है या उपग्रह के वातावरण को गर्म करने में भागीदार होता है तो उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इन गैसों में महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प भी है, मीथेन भी है, कुछ और गैसेस भी हैं। अब ये सवाल उठता है, क्या ग्रीन हाउस गैसेस हमेशा नुकसानदायक ही हैं? तो इसका उत्तर ना में है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस अगर ना हो तो हमारी पृथ्वी का तापमान, जो कि अभी 15 डिग्री सेल्सियस है, वो -18 डिग्री सेल्सियस होता। और -18 डिग्री सेल्सियस होता तो इसमें मानव के रहने के लिए अनुकूल नहीं होता। अभी 15 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें इंसान आराम से रह लेता है, लेकिन -18 डिग्री सेल्सियस में इसमें जीवन और मुश्किल हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस के अस्तित्व के बारे में सबसे पहले 1824 में जोसेफ फूरियर ने बताया था। अब ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गैस है पहली कार्बन डाइऑक्साइड। ये आमतौर पे जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जैसे कि लकड़ी या जो भी पहले जिसमें जीव था, लकड़ी या पेड़ और कोयले, इस तरह की चीज़ें को जलने से जो गैस निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण मात्रा होती है। और ये लगातार इस तरह की गैसेस बढ़ती जा रही हैं। हर साल लगभग 5 बिलियन टन से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ाव वातावरण में होता है। यानी कि 5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल वातावरण में आ जाती है। और इस 5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड में जो ज़्यादा योगदान है वो उत्तरी और मध्य अमेरिका, एशिया, यूरोप तथा मध्य एशियन गणतंत्रों का योगदान इसमें 90% से भी ज़्यादा होता है। इसमें देखिए अफ्रीका का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो पिछड़ा हुआ देश है। इससे पता चलता है कि इसमें विकसित देश और विकासशील देश का योगदान सबसे ज़्यादा है। इसका दूसरा एक और कारण है, हम कूड़ा कचरा या पेड़ पौधे जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, लेकिन एक और कारण है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। और जब पेड़ पौधे और वन नहीं होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेंगे नहीं, अवशोषित नहीं करेंगे, और इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहेगी। तो वन विनाश भी इस गैस के वातावरण में निरंतर वृद्धि के लिए एक प्रमुख कारण है। हर साल वातावरण में 20% कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ाव के लिए वन विनाश जिम्मेदार हैं। पिछले 100 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में 20% वृद्धि दर्ज की गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये जान लीजिए कि अब मैंने जैसे पहले बताया, विकसित देश कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के लिए ज़्यादा उत्तरदायी हैं, जिनमें ज़्यादा औद्योगिकीकरण हो चुका है उन देशों में। और कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक तापमान में योगदान 55% है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं, उन गैसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका योगदान उन गैसों में 55% तक है। दूसरी गैस हम बात करें तो ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। ये हालांकि मात्रा में कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये 20 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होती है। और पिछले 100 वर्षों में वातावरण में मीथेन की दुगनी वृद्धि हुई है। मीथेन गैस का प्रमुख कारण होता है जैसे कि जीवाश्म ईंधनों का सड़ना, उसमें से मीथेन गैस निकलती है। अब क्योंकि जीवाश्म ईंधन लगातार जलाए जा रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनको डंप किया जा रहा है, तो इन सब से निकलने वाली गैस मीथेन, उनकी भी मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा जैसे धान के खेत हैं, उसमें से गैस निकलती है मीथेन गैस। दलदली भूमि क्योंकि वहाँ पर चीज़ें
सड़ती हैं, गलती हैं तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है। अन्य प्रकार की नम भूमियाँ, यानी कि जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर मीथेन गैस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। एक अनुमान के हिसाब से 20% मीथेन की वृद्धि का कारण धान की खेती तथा 6% कोयला खनन है। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मीथेन गैस का प्रमुख कारण क्या है, तो इसमें धान की खेती का भी ऑप्शन रहता है। तो अगर ऑप्शन रहे धान की खेती का तो उसको ही टिक करना है। धान की खेती इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है मीथेन गैस के उत्सर्जन में। इसके अलावा शाक भक्षी पशुओं तथा दीमकों में आंतरिक किण्वन, हम जानते हैं कि जो भैंसें होती हैं वो अक्सर खाना खाती हैं तो उसके बाद उसको चबाती रहती काफ़ी देर तक अपने गले में भरने के बाद, तो उससे भी मीथेन गैस निकलती है। दीमक के अंदर जो आंतरिक किण्वन होता है उससे भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इस गैस का वैश्विक तापमान में 20% का योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान था 55% और इस गैस का योगदान है 20%। अब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में तो विकसित देश पहले थे, लेकिन मीथेन गैस के उत्सर्जन में विकसित देश विकासशील देशों से पीछे हैं। मतलब विकासशील देश ज़्यादा उत्तरदायी हैं मीथेन गैस के उत्सर्जन के लिए विकसित देशों की तुलना में। चलिए अब अगला गैस देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको CFC भी कहते हैं, CFC, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में CFC भी कहते हैं। इसमें कई मतलब एक रसायन है, इसमें और भी रसायन होते हैं। CFC ये समूह है। खास करके ये रेफ्रिजरेटर में, AC में या ठोस प्लास्टिक जहाज में इनका इस्तेमाल होता है। जब औद्योगिकरण लगातार बढ़ा है और लोगों की रहने की क्षमता और उनकी जो लिविंग की स्टैंडर्ड है वो अभी भी बढ़ रही है, AC और रेफ्रिजरेटर लगातार लोगों के घरों में आ रहे हैं, तो इस तरह के जो क्रियाएं लगातार बढ़ रही हैं, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में लगातार वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं औद्योगिकरण के, और उसके बाद CFC में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। और इसके लिए विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके पास लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है और ख़ासकर AC और रेफ्रिजरेटर और इस तरह की क्रियाओं में विकसित देश आगे हैं, इसलिए उनके यहाँ से CFC का उत्सर्जन भी ज़्यादा होता है। तो विकसित देश क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में आगे रहते हैं। आगे एक गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड को देखो, जब हमारे यहाँ खेती होती है तो उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन तथा रासायनिक खादों का कृषि में प्रयोग, जैव ईंधन हो या जीवाश्म ईंधन हो या रासायनिक खाद का कृषि में प्रयोग हो, इनके प्रयोग से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। रासायनिक खादों पर सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके बाद ये गैस वातावरण में उत्सर्जित होती है। वातावरण में इस गैस की वृद्धि के लिए 70 से 80% तक रासायनिक खाद और 20 से 30% तक जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार हैं। अब अगर कभी ऑप्शन आया कि नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, तो रासायनिक खाद का उपयोग, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। पृथ्वी पर जब वो ज़मीन के अंदर जाती है और पौधे उसको सोखते हैं तो उससे नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो 70 से 80% नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए रासायनिक खाद जिम्मेदार हैं और 20 से 30% जो बचा है वो जीवाश्म ईंधन उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो कभी भी ऑप्शन में अगर ये दोनों चीज़ें हों तो रासायनिक खाद सबसे प्रमुख कारण है, उसको पॉइंट करिएगा। और वैश्विक तापमान में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान था। उसके बाद जो दूसरी मीथेन गैस का योगदान था,
और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का 5% का योगदान है, 5%। और नाइट्रस ऑक्साइड केवल वैश्विक तपन में यहाँ पर पृथ्वी के धरातल पे ही नहीं, वो ओजोन को भी नुकसान पहुंचाती है। समतापी ओजोन के बारे में बाद में बताया जाएगा। ओजोन की पट्टी होती है, वो 2 लेयर होते हैं। तो समतापी मंडल में जो ओजोन की पट्टी होती है उसके क्षरण के लिए उत्तरदायी है नाइट्रस ऑक्साइड। उससे भी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब ओजोन के बारे में बात कर लें, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया। ओजोन के बारे में हम जानते हैं, पृथ्वी से जो पृथ्वी के ऊपर सूर्य की जो किरणें आती हैं उसमें से हानिकारक किरणों को ओजोन रोकता है। लेकिन एक ये ग्रीन हाउस गैसेस का भी एक उदाहरण है, क्योंकि ये जब ओजोन से होकर जो सूरज की किरणें आती हैं, वो सूरज की किरणें जब वापस लौटती हैं तो ओजोन का परत उनको रोक के वापस पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। इसकी वजह से भी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ओजोन गैस वातावरण में प्रतिवर्ष 0.5% की दर से बढ़ रही है। इसकी तपन क्षमता 430 है। तपन क्षमता के बारे में मैंने बताया नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य भी नहीं है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? आमतौर पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन की प्रतिक्रिया के स्वरूप होता है। ये 2 गैसें हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। ये 2 केमिकल्स हैं, इनकी प्रतिक्रिया अगर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हो तो ओजोन भी उसमें से एक गैस है जो निकलती है। और इनका वैश्विक तपन में योगदान 2% है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद 2% का योगदान ओजोन में रहता है। अब ये कुछ गैसें थी इनके बारे में आपको मैंने बताया। ये गैसें ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी होगी, आपको चाहिए होगी, तो मुझे यूट्यूब में कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं इसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत तरीके से वीडियो बनाऊंगा। और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के बारे में और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये लगातार वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो आपको सब्सक्राइब करने पर उसका नोटिफिकेशन आएगा कि अब नया वीडियो आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें, ताकि वीडियो बनाने में मुझे और मदद मिल सके। धन्यवाद।